हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। इस समय एक टेक्निकल टर्म को डिफाइन करने जा रहा हूँ। क्या होता है अमेरिका में, क्या होता है शटडाउन। अमेरिका में ही शटडाउन की स्थिति बनती है क्योंकि वहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है। यानी जो राष्ट्रपति और वहाँ के कैबिनेट में शामिल होता है वो कांग्रेस का सदस्य नहीं हो सकता। इसका मतलब राष्ट्रपति किसी और पार्टी का हो सकता है। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी निचले सदन और सीनेट यानी वहाँ के कांग्रेस के दोनों सदनों में किसी और पार्टी के लोग चुनकर आ सकते हैं। अब इसीलिए तीन तीन डेमोक्रेट को पर भरोसा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के नीतियों का समर्थन करेंगे। दूसरे शब्दों में 1980 से ये शटडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उसके पहले तो नहीं होता था। 95-96 में 21 दिन का शटडाउन हो गया था जब बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो डेमोक्रेट थे। तो क्या होता है शटडाउन? एक्चुअली बजट को पास ना कर पाने की स्थिति में अमेरिका में शटडाउन हो जाता है। बहुत सारे व्हाइट हाउस या अमेरिकी केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारी जो है वो फर्लो पर चले जाते हैं, यानी लीव विदाउट पे पर चले जाते हैं। हालांकि बाद में उनको पैसा दे दिया जाता है, यानी इससे अमेरिका कोई नुकसान, वो काम भी नहीं करते और पैसा भी पा जाते हैं जब बजट पास हो जाता है। सबसे लंबे समय तक के लिए 95-96 में 21 दिन का वहाँ शटडाउन हुआ था। तो 14 मार्च इसी महीने, यानी आज 12 है, 13-14 परसों जो है, जिस दिन यहाँ होली है उसी दिन अमेरिका में बजट जरूरी है। बजट का एक हिस्सा अप्रूव हो जाए कांग्रेस के द्वारा, जिससे सरकार वहाँ खर्च कर सके। नहीं तो आवश्यक सेवाओं में जैसे तमाम परियोजनाएं हैं, जैसे मान लीजिए धन जन अकाउंट है जैसे मोदी साहब का, या स्किल डेवलपमेंट है, या डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, इस तरह के तमाम योजनाएं अमेरिका में बंद कर दी जाती हैं। और इससे जुड़े हुए कर्मचारियों से कह दिया, या नेशनल पार्क जो रेगुलर खर्चे हैं उसके तमाम कर्मचारियों को कह दिया जाता है भाई आप घर बैठिए, जब यहाँ बजट पास हो जाएगा तब फिर आपको बुलाया जाएगा। वही होता है अमेरिका में, उसी को शट डाउन कहते हैं। यानी बजट कांग्रेस द्वारा जब पास नहीं हो पाता है और बजट की जरूरत होती है केंद्र सरकार को, तो ऐसी दशा में वहाँ शट डाउन कर दिया जाता है, यानी कुछ दिनों के लिए काम बंद कर दिया जाता है, जिससे कि सरकार पर वित्तीय बोझ कम पड़े। अब ये थोड़े कि अमेरिका के राष्ट्रपति या वहाँ के मंत्रियों के वेतन और भत्ते में कटौती हो जाएगी, या वहाँ के अन्य जो सेना के लोग हैं, या जो इन्फ्लेशन और मुद्रास्फीति से जुड़े हुए लोग हैं, या आर्थिक मामलों से जुड़े हुए लोग हैं जो एसेंशियल सर्विसेज करते हैं, उन लोगों के वेतन और भत्ते में कटौती हो जाएगी। ऐसी बात नहीं, उन लोगों का वेतन और भत्ता तो जाता ही रहता है। एक्चुअली वहाँ भी भारत की तरह से व्यय के मामले में दो तरह का कॉन्सेप्ट है, एक मेड पार्ट है, एक चार्ज पार्ट है। यानी एक निकासित भाग है, एक भारित भाग है। भारित भाग पर केवल बहस हो सकती है, मतदान नहीं हो सकता। निकासित यानी मेड पार्ट पर दोनों हो सकता है। जैसे भारत में लोकसभा में बहुमत के आधार पर ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। लोकसभा में बहुमत है तभी तक वो प्रधानमंत्री है। इसका मतलब यह है कि उसकी पार्टी बहुमत एंजॉय कर रही है। दूसरे शब्दों में नरेंद्र मोदी जैसे लोकसभा से ही आते हैं, और लोकसभा में भले ही उनकी पार्टी को 240 सीटें मिली थी, लेकिन सहयोगी दलों जिसमें एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, जेडीयू है, इधर राम मांझी के हम पार्टी है, टीडीपी है उधर आंध्र प्रदेश है, ये सब जो है बीजेपी के घटक दल हैं। तो लोकसभा में बहुमत है तभी जाकर के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। बहुमत का मतलब अपनी पार्टी की बदौलत हो या सहयोगी दलों की बदौलत हो, बहुमत होना चाहिए। अमेरिका में चूंकि सेपरेशन ऑफ पावर है, वहाँ जो है ऐसी बाध्यता है नहीं कि भाई वहाँ जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी होगा, प्रधानमंत्री तो वहाँ होता नहीं, राष्ट्रपति होता है, तो वो कांग्रेस के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य हो सकता है, या वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर। यहाँ तो अनुच्छेद 75(5) के अनुसार या 164(4) के अनुसार राज्यों के लिए यह अनिवार्य है कि अगर आप मंत्री हैं तो 6 महीने के भीतर आपको किसी सदन का सदस्य हो जाना है, नहीं तो आपका मंत्री पद चला जाएगा। अमेरिका में ऐसी बात है नहीं।
इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति को इसका एक लाभ भी मिलता है कि वह देश के टैलेंटेड लोगों को सीधे उठा करके और कैबिनेट में जगह देता है। जैसे मैडलिन अल्ब्राइट को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रोफेसर थी हार्वर्ड में, और बहुत कमेटी वगैरह का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी रही थी अंतर्राष्ट्रीय तमाम समितियों की, उनको सीधे बिल क्लिंटन ने उठा करके विदेश मंत्री बना दिया था। तो भाई वो एक्सपर्ट को तरजीह दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसी कोई बाध्यता है तो है सेपरेशन ऑफ पावर को, जैसे कि भाई आपको कांग्रेस के किसी सदन का सदस्य होना ही है, भारत में ये बाध्यता है। इसीलिए यहाँ राज्यसभा में 12 लोगों के मनोनयन की व्यवस्था की गई है, जो चुनाव के झंझट से मुक्त रहते हैं, जहाँ की विशेषाधिकार होता है प्रधानमंत्री करता, वैसे राष्ट्रपति है अनुच्छेद 80 के तहत, लेकिन सुझाव तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री का ही होता है। तो मोटे तौर पर उसी पार्टी के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में, जिस पार्टी की सत्ता होती है। जैसे राजा रमन्ना साहब भारत के आणविक कार्यक्रम के जनक थे, उनको वीपी सिंह साहब ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का राज्य स्तर का मंत्री बना दिया था, तो वो राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए थे। राज्यसभा में चुन करके नहीं आते, चूंकि चुन करके आना एक कठिन कार्य होता है। बहुत सारे मामलों में जो है चुनाव जो है बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होता है, इसीलिए मनोनयन की व्यवस्था की गई है। अमेरिका में मोटे तौर पर कांग्रेस अगर बजट को पास नहीं करती है तो बजट के एक हिस्से को भी पास नहीं करती है, जो कि आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सेवाओं पर भी खर्च किए जाने के लिए होता है। जैसे 14 मार्च का दिन आ रहा है, अन्य सेवाओं पर खर्च करने के लिए पैसे की जरूरत है, वहाँ भी समेकित निधि या संचित निधि होता है, उससे पैसा निकालने के लिए जरूरी है राष्ट्रपति, जो कि एग्जीक्यूटिव हेड होता है, उसके लिए वो कांग्रेस से सहमति प्रदान करे। वहाँ ऑफिस ऑफ बजट एंड मैनेजमेंट जो है वो बजट का काम दे, हालांकि राष्ट्रपति की इसमें प्रमुख भूमिका होती है, लेकिन बहुमत फिर भी होना चाहिए कांग्रेस के दोनों सदनों में। तो कहा तो ये जा रहा है कि भाई सीनेट में तो रिपब्लिकन का बहुमत है, चूंकि रिपब्लिकन वहाँ पहली बार में 6 साल, दूसरी बार में 4 साल, तीसरी बार में 2 साल के लिए चुने जाते हैं। दूसरे शब्दों में अधिकांश लोग वहाँ नए हैं तो 6 साल के लिए चुने गए हैं, तो 50-50% का मामला है। एक दो मान लीजिए डेमोक्रेट सपोर्ट कर देंगे, तो ऐसी दशा में सीनेट से तो दिक्कत नहीं आएगी, सीनेट ही प्रमुख है। लेकिन बजट के मामले में सीनेट ज़्यादा प्रमुख नहीं होता, जो संख्या ज़्यादा होती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, प्रतिनिधि सभा की होती है, उसमें 435 प्लस 3 429 लोग होते हैं, तो उनके द्वारा बजट का पारित किया जाना ज़्यादा जरूरी है। और वैसे भी बजट के मामले में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की भूमिका और वहाँ के राष्ट्रपति की भूमिका प्रमुख होती है। तो ऐसी दशा में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैसे, उसमें डेमोक्रेट का बोलबाला है, तो कैसे वो रिएक्ट करेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। दूसरे शब्दों में हम लोग शटडाउन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब कुछ खर्चों के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है अमेरिका में, और अमेरिकी कांग्रेस उस बजट को पास नहीं करती है, तो वहाँ शटडाउन हो जाता है कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए। और जब जैसे ही पारित करेगी वैसे ही वहाँ के आवश्यक सेवाओं के साथ साथ जो गैर जरूरी सेवाएं हैं वो भी शुरू हो जाएंगी। उसके कर्मचारियों को वापस बुला लिया जाएगा, ऐसे बीच में उनको फरलो पर भेज दिया जाता है। यानी फरलो का तो मतलब होता है लीव विदाउट पे, लेकिन वो पेमेंट उनको बाद में मिलता है। लीव पर चले जाते हैं भले ही, अलबत्ता यानी काम नहीं करते हैं। कुछ रेगुलर सर्विसेज हैं, जैसे नेशनल पार्क है, तो उसके जो कर्मचारी हैं वो छुट्टी पर भेज दिए जाते हैं। जैसे भारत के तरह से हमने बताया, कुछ ऐसी योजनाएं जैसे अमेरिका भी लागू करता है, कल्याणकारी योजनाएं, उनका नाम देता है गरीब लोगों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए। तो वो ऐसी सर्विसेज हैं जिसको बंद किया जा सकता है बीच में कुछ दिनों तक। सबसे लंबा 21 दिन का शटडाउन 1995-96 में चला था, हमने आपको बताया ही, और 10 बार वहाँ अभी तक शटडाउन की प्रक्रिया हो चुकी है। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।